Welcome back, kids, to part 4 Microbes and the Diseases. After having a healthy discussion on the beneficial parts of microorganisms, let's talk about the diseases which are related to microorganisms. So, a few harmful microbes, for example, less than 1% of bacteria can invade in our body and make us ill. Microbes cause infectious diseases such as flu and measles. There is also a strong evidence that microbes may contribute to many non-infectious chronic diseases such as some forms of cancer, coronary heart diseases. So different diseases are caused by different types of microorganisms. Microbes that cause diseases are called pathogens. So after reading this paragraph, बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानते हैं बट वी नेवर टॉक अबाउट. लाइक एक नई टर्म होगी शायद आपके लिए, पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं? दे आर द फॉरेन बॉडीज जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. और जब हम गुड पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हमने मेडिसिनल यूजेस पढ़े थे, हमारी बॉडी को इन पैथोजेंस से ही फाइट करना होता है, राइट? सो इसीलिए ये जो माइक्रोब्स और डिसीजेस की बात करते हैं, तो बहुत सारे केसेस में माइक्रोब्स ही डिसीज कॉजिंग होते हैं, स्पेशली जब वो होस्ट बॉडी में इन्वेड करते हैं. फ्लू, मीजल्स, बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेस जैसे कैंसर. सी, बिकॉज बेसिकली कैंसर क्या है? अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स. एंड सेल्स ऑफ व्हाट? सेल्स ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब ओनली. यस. सो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है उन कैटेगरीज को पढ़ना जो इन माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में डिसीजेस लाते हैं. So you must have seen that sometimes we eat outside food and start vomiting. ये तो एक general situation है जो बहुतों के साथ होती है. And I think a small child also knows कि बाहर का खाना खाया था इसीलिए हमारा स्टमक अपसेट हो गया, या हमें वॉमिटिंग्स आ रही हैं, या आपको डायरिया हो जाता है, या आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, अनकॉन्शियस हो जाते हो. ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है. एंड ऐसा क्यों हुआ? जो हमने सबसे पार्ट 1 में डिस्कस किया था पहले, कि हमारे आसपास हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम देख नहीं पाते हैं, राइट? और जब आप एक्सपोज्ड फूड खाते हो विच इज नॉट कुक्ड इन अ हेल्दी वे, या वो कवर्ड नहीं था, या उसके इंग्रेडिएंट्स हेल्दी नहीं थे, आपकी बॉडी सफर करना शुरू करती है, बिकॉज उस फूड के थ्रू वो माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है. सो दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड spoiled by some microorganisms. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. ये toxic substances होते हैं that make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. इसीलिए हमेशा प्रेफर किया जाता है होम कुक्ड फूड खाना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए. क्योंकि कई बार आप खाना घर में बनाते हो लेकिन वो फूड जो है वो काफी टाइम तक आप उसको स्टोर करके रखते हो, वो स्टेल हो जाता है. एंड ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम मे बी माइक्रोब्स कहीं से भी एंटर कर जाएंगे, क्योंकि वो हमें तो नजर नहीं आएंगे ना. सो दैट इज वाई कुछ चीजें जो हैं वो सबके लिए बोली जाती है. ताजा खाना खाना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, एंड देन इट शुड बी होम कुक्ड एंड हेल्दी. सो What is food preservation? ये टर्म हमेशा फूड स्पॉइलेज होने की वजह से ही आती है. फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? क्योंकि अगर आप फूड को सही कंडीशन, सही तरीके से स्टोर नहीं करते हो, प्रिजर्व नहीं करते हो, उसकी शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ेगी, वो खराब हो जाएगा. और या तो ये नॉलेज हो कि वो खराब कब हुआ है ताकि आप उसको कंज्यूम ना करो और आप अनहेल्दी ना हो जाओ. सो यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस. और हमने ये भी डिटेल स्टडी की थी कि कौन सा फंगस है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, किस तरह से ये फैलता है. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. So how do we preserve cooked food? It is our duty to be very vigilant, very attentive while handling and while making or cooking food. क्योंकि आपको पता है आज आपने ये खाना बनाया है, आपने उसको right conditions में store किया है कि नहीं. That is why you have refrigerators in the house, right? और refrigerators में क्या हो रहा है actually? आप temperature control कर रहे हो, और specially वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का जो इनका वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है ना. क्योंकि अगर आप उनको बाहर नॉर्मल कंडीशंस में रख दोगे, मे बी बिकॉज ऑफ दैट हाई वाटर कंटेंट बहुत सारे जर्म्स जो हैं उसमें इजीली चले जाएंगे और वो खराब हो जाएगा. तो हम रेफ्रिजरेट इसीलिए करते हैं ताकि जो उनका वाटर कंटेंट है वो कंट्रोल्ड टेम्परेचर कंडीशंस में रहे और आपका खाना, वेजिटेबल्स खराब ना हो. सो
अगर रेफ्रिजरेटर को एक साइड पे भी कर देते हैं, बिकॉज फूड आइटम्स बहुत तरह के होते हैं एंड इसी तरह से आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस भी ढूंढने पड़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए. सो वी हैव केमिकल मेथड्स फॉर दैट, जहां पे हम केमिकल्स का यूज करते हैं खाने को सेव करने के लिए, और उनको हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं. कभी भी आप पैक्ड फूड्स लेकर आएंगे मार्केट से, आप प्लीज टर्न करो उसको, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो. आप हर जगह देखेंगे एक प्रिजर्वेटिव हमेशा ऐड किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली पैक्ड फूड तो पता नहीं कब बना था, कब शॉप पे आया और कब उसको कंज्यूमर बाय कर रहा है. इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी पढ़ना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. बट इतने ड्यूरेशन में उसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ी? It is because of the addition of preservatives. And to your information knowledge, you should know all preservatives are not healthy. Mostly all the preservatives are not healthy. वो इतना अमाउंट थ्रू द पैक्ड फूड आइटम्स हमेशा आपकी बॉडी में जाता है. इसीलिए आपको हमेशा एडवाइज किया जाता है कि जंक फूड भी नहीं ज़्यादा खाना चाहिए. वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बिकॉज इफ यू आर मेकिंग अ हैबिट रेगुलरली हैविंग इट, आप ये सोचो ये थोड़ा थोड़ा प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, बिकॉज अगेन एज आई एम सेइंग दे आर केमिकल्स ओनली, वो आपकी बॉडी में स्टोर होते जाएंगे एंड दे हैव एडवर्स इफेक्ट्स इन द लॉन्ग रन. बट येस, अगर आप घर में पिकल्स बनाते हो, आपने देखा होगा उस केस में आप सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये सारे प्रिजर्वेटिव्स के जो नाम हैं हमेशा आपको पैकेट्स के पीछे दिखते हैं, राइट, विच आर यूज्ड. देन यू हैव हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स. अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जहां पे आप पहले तो उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क की बात करें तो उसको हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड्स एंड इमीडिएटली आप उसको चिल कर देते हो और स्टोर कर देते हो. बाय डूइंग सो द माइक्रोब्स विच आर can grow in that will be prevented, and this process was discovered by Louis Pasteur, and that is why this process is called pasteurization. So that makes milk very healthy to drink, because again milk is coming from an animal source. तो उसमें बहुत ज़्यादा chances हैं microbes की grow करने के, और वो unfit रहेगा drink करने के लिए, लेकिन with the help of pasteurization you can make it healthy for drinking. Then you have airtight containers which most of the mums are doing at home, और बहुत make sure किया जाता है कि जितने भी आप ड्राई फ्रूट, स्पेशली चीज़ें जिनमें वाटर कंटेंट होने के चांसेस हैं, जिसमें मॉइस्चर होने के चांसेस हैं, आप हमेशा उनको एयर टाइट पैकेट्स में सील करते हो ताकि माइक्रोब्स ना आए, राइट. सो आउट ऑफ दीज मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Pasteurization again is a very important definition which can be asked in the exam. Okay, so please understand this very carefully and make a note of that. Now let's move to the food preservation methods done, that is thermal, cold processing, controlling water and chemicals. This is just a add-on to the previous topics which I have discussed, because as I said thermal का मतलब ही पास्चराइजेशन है, जिसका एग्जाम्पल है. सो जहां पे भी आप थर्मल फूड प्रोसेसिंग मेथड यूज करते हो, यू मेक यूज ऑफ द टर्म पास्चराइजेशन. कोल्ड प्रोसेसिंग जहां पे भी होगा वहां पे इंस्टेंट चिलिंग होगा. आपने देखा है कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं जहां पे हम टेम्परेचर इतना ज्यादा लो कर देते हैं कि माइक्रोब्स ग्रो कर ही नहीं पाएंगे. एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द फूड आइटम्स. आजकल आप घर में फ्रोजन पीज लाते हो, फ्रोजन बहुत सारे मैकेन के रेडीमेड रेडी टू कुक फूड्स आते हैं जिनको बिल्कुल ही चिल्ड रखा जाता है. देन यू हैव कंट्रोलिंग वाटर. कंट्रोलिंग वाटर के स्टेप में आता है डिहाइड्रेशन, जहां पे आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, सन ड्राइंग करते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसमें से सारा वाटर कंटेंट निकाल रहे हो, क्योंकि जहां पे थोड़ा सा भी मॉइस्चर आएगा वहां पे जर्म्स और माइक्रोब्स के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे. सो द बेस्ट थिंग इज उसको सुखा दो. सुखा दोगे तो आप उसको जैसे भी स्टोर करोगे माइक्रोब्स के चांसेस नहीं होंगे. इसीलिए बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं आपने देखा है स्टोर करने से पहले हम उनको सनलाइट में फैला के रखते हैं ताकि जितना मॉइस्चर कंटेंट है वो सारा उसमें से निकल जाए. देन यू हैव केमिकल्स, जहाँ पे हमने पढ़ा था अभी प्रिजर्वेटिव्स की हम जरूरत यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव्स को, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि कभी भी आप एक पैक फूड खाओगे, टर्न द पैकेट एंड ऑलवेज रीड. You will always learn the name of a new preservatives, and for your knowledge there are so many preservatives which are banned almost
इन मैनी कंट्रीज। तो आपको इस मामले में भी बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि कोई भी ऐसा प्रिजर्वेटिव आप कंज्यूम ना करो जो बैंड है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्दी फॉर योर बॉडी, राइट। सो इस स्लाइड से आपके लिए मेंटली अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है रादर देन इंफॉर्मेटिव नॉलेज, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मलेरिया एंड डेंगू। इतने सालों से कमिंग लास्ट ईयर्स dengue has become a prominent disease, especially after the monsoon outbreaks. And why I'm talking about the special term monsoon outbreaks, because उस टाइम पे बहुत अवेयरनेस होती है कि कहीं पे भी स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, बिकॉज वेर एवर यू हैव अ स्टैंडिंग वाटर वो एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है बहुत सारे मस्कीटोज के लिए, राइट। और उनमें से एक होता है हमारा फीमेल एडीज मस्कीटो, जो कि कैरियर है डेंगू के वायरस का, राइट। तो आपकी सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप स्टैंडिंग वाटर अपने आसपास कहीं भी अलाउ ना करो, स्पेशली अगर आप घर में ऐसी चीजें यूज कर रहे हो। इट कैन बी अ कूलर जहां पे आप रेगुलरली वाटर चाहिए होता है, तो यू मेक श्योर कि आप उसको रेगुलरली चेंज करते हो, दिन में 2 बार करते हो, 3 बार करते हो, ताकि पानी स्टैंडिंग ना रहे, क्योंकि जहां पे भी वो स्टैंडिंग रहेगा मस्कीटोज फ्लाइज विल कम देयर। और आप नेकेड आई से तो पहचान नहीं सकते ना कि ये एडीज मस्कीटो है जो आपको डेंगू, यू नो, इट कैन कॉज यू डेंगू, राइट। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी अवेयर। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? सो वन आई टोल्ड यू, सबसे चीज यही है कि प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज, और वो तभी होगा जब आप वाटर स्टैंडिंग नहीं रहने दें। Then second is you are advised to wear long sleeves shirts and pants. ये ज्यादातर स्कूल्स में एडवाइज किया जाता है जूनियर वंस, बिकॉज आपकी जब बॉडी कवर्ड रहेगी तो मस्कीटो विल नॉट गेट अ प्लेस टू लीव द माइक्रोब इन योर बॉडी, टच में नहीं आएगा। सो आप अपने आप को फुल्ली कवर्ड रखें। एंड द थर्ड इज यूजिंग इंसेक्ट रेपेलेंट्स। हम बहुत जगह पे जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ऑफिस में जहाँ पे आप 24 घंटे प्रिक्योर नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क, राइट। तो वहां पे इंस्टेंट रिलीफ के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ इंसेक्ट रेपेलेंट्स, जो कि इन सब मस्कीटोज को आपके वर्क एरिया से या आपके सिटिंग एरिया से दूर रखें और आप हेल्दी और सेफ रहें फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। नाउ let's talk about some other infectious diseases. This is a very important table. Again, take a screenshot, write it somewhere, mention these points, because one glance में तो आपको ये learn होगा नहीं. For your knowledge, instantly आपको इसको regularly read करना है और revise करना है. So cold is spread through rhinovirus, and it's again नाम से ही पता चल रहा है, it's spread, the mode of spread is a virus. Then you have chicken pox. ये सब बच्चों ने बहुत बार सुना है. And what is the responsible? It's varicella zoster, and again that is a type of virus. Then you have German measles, and it is spread by rubella, and again it's a type of virus. Whooping cough. It is spread by Bordetella pertussis, and it's a type of bacterium. Then you have bubonic plague, and it is spread by Yersinia pestis, and it is a type of bacterium. TB, tuberculosis, सबको पता है, and it's Mycobacterium tuberculosis, and again it's a type of bacterium. Then you have malaria, and you know it's Plasmodium falciparum, and it's a type of protozoa. So यहाँ पे भी important है, उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, because यही हम types of microbes पढ़ रहे हैं, because this is not any virus. कई बार ये गलती हो जाती है, it's a protozoa. Then you have ringworm. ये इसकी भी बहुत ads देखी होंगी आपने, लोगों को ये problem especially summer seasons में होती है when they start sweating a lot. तो ringworm is spread by Trichophyton rubrum, and it is a fungus. Then you have athlete's foot, and it is spread by Trichophyton mentagrophytes, and it's a type of fungus. तो not even human body I would say, and I would like to tell you, बहुत सारी categories plants में भी होती हैं diseases की, जहाँ पे different types of microbes are playing their role. So again it's a very long study, very detailed. मैंने सिर्फ इस टेबल में कुछ उसमें से tabulate करे हैं, but for your information and knowledge you can explore
other diseases also with the pictures, with the videos, and you will be surprised to see. और शायद next time आप ज़्यादा aware होगे जब आप एक garden visit करोगे या आप किसी को देखोगे. This is how doctors go ना, because आप उनके symptoms पहचान पाओगे. तो बहुत सारा हेल्प तो वही हो जाता है जब आपको पता होता है कि इस डिसीज के सिम्टम्स ये हैं. अगर आपको वो दिखने शुरू हो जाएंगे तो आप टाइमली उसको ठीक कर सकते हो, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर माइक्रोबियल डिसीजेस, एंड आउट ऑफ देम उल्टा है, वहां पे किससे फैल रहा था वो बताया, जो मैंने उस टेबल में कवर नहीं किया था. आई हैव गिवन मोर एग्जांपल्स ऑफ वायरल डिसीज. तो अभी आपको ये कॉमन है, जो आप पोलियो पढ़ते हो, चिकन पॉक्स पढ़ते हो, चिकनगुनिया आपने पढ़ा है, डेंगू फीवर, वायरल हेपेटाइटिस, मीजल, मम्स, कॉमन कोल्ड, ये सब वायरल डिसीजेज हैं. दैट मीन्स दे ऑल आर स्प्रेड थ्रू अ वायरस. सो एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है. They can also ask you name 2 viral diseases, very simple, or they can ask you, they can give you the name of the disease and they can ask you what is the mode of spread, which microbe is responsible for spreading this. So you should know it both ways. And then when we talk about bacterial diseases, you have dysentery, plague, diphtheria, cholera, typhoid, pneumonia. इसमें से बहुत सारे आप बहुत regularly सुनते हो. And now understand ये bacterial diseases हैं. Then you have fungal disease, where you have athlete's foot, where you have candidiasis. Then you have helminthic diseases, where you have ascariasis, filariasis. So to explore more of them, जो आपके syllabus में नहीं है, but for your knowledge and वो आपको हमेशा याद रहे, you can always explore them, learn about them, symptoms, how it looks like, how a person looks like. Then you have protozoan diseases, malaria, Ambok biases, African sleeping sickness. Then you have Kala Azar. ये सारी protozoan diseases हैं, right? Again, make a note of them. जब आप explore करोगे तो आप इससे और भी ज़्यादा नाम देखोगे. So increasing your knowledge is not a bad thing, right? तो आप यहाँ पे again make a note of this, take a screenshot for your knowledge and start exploring them. आपको बहुत interesting लगेगा. Okay? नाउ कमिंग टू एंटीबायोटिक्स. हम क्यों एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी डिसीजेस के बारे में बात कर ली. अब हमें प्रिक्योर करना है. सो एंटीबायोटिक्स क्या है? मेडिसिन हैं दैट फाइट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स बाय ईदर किलिंग द बैक्टीरिया और मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई. सिंपल. या तो उसे मार दो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा या वो छोटी अमाउंट में अभी शुरू ही हुआ है तो ऐसा कुछ खाओ कि उसकी ग्रोथ रुक जाए वहीं के वहीं, राइट? उसको मल्टीप्लाई मत होने दो. सो दिस इज द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंड ये भी पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी हम बहुत बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं. तो एक माइक्रोब से लड़ने के लिए आप एक माइक्रोब की ही यूज करते हो बहुत जगह पे, राइट? सो दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ देम. और अगर आप केमिस्ट शॉप पे जाओगे, ये बहुत सारी ट्यूब्स हैं जो आप यूज करते हो टू फाइट मेनी डिसीजेस. Okay, and you should know in 1929 Alexander Fleming prepared penicillium mold. So this was again a very great invention, because एक तो डिसीज का अंत हो जाता है, आपको उसका क्योर मिल जाता है, तो फिर आप डिसीज से नहीं घबराते. अगर आपके पास ऐसी डिसीज है जिसका क्योर नहीं है तो फिर इट्स अ वेरी हैवी सिचुएशन, बिकॉज इतनी मासेस में पीपल विल लूज देयर लाइफ, राइट? सो आफ्टर एंटीबायोटिक्स अदर सोल्यूशन इज वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन इंस्टेंटली हेल्प करती हैं, उनका असर जल्दी होता है. और अगर आपको पता है, जैसे एक न्यूबॉर्न होता है, उसका एक वैक्सीनेशन चार्ट पहले से ही बना होता है कि उसकी बॉडी में ये सारे जो एंटीबॉडीज हैं वो पहले से होनी चाहिए. तो उस बच्चे को इस वर्ल्ड में आते ही ये सारी वैक्सीन टाइमली दी जाती हैं ताकि उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो वैक्सीन contain dead or weakened microbes of a particular disease. So when a vaccine is introduced into a healthy body, the body fights and kills them, producing suitable antibodies. These antibodies remain in the body and protect it when the microbe enters the body again. And this is where your immunity is built. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination, बिकॉज राइट टाइम पे इनके सॉल्यूशंस क्रिएट करे गए थे, तो फिर डर नहीं होता. बाय चांस पहले तो सबसे पहले ट्राई टू ईट हेल्दी, बिकॉज इम्यूनिटी बिल्डिंग उसी से होती है. एंड देन सेकेंडली, इफ यू नीड द हेल्प ऑफ वैक्सीन, यू कैन टेक दैट टू फाइट दैट डिसीज.
So Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. And इस तरह से अगर, as I said, it's a very big branch. आप पढ़ते रहोगे, आगे उसको एक्सप्लोर करते रहोगे. इट इज़ नॉट ओनली एडवर्ड जेनर जिन्होंने बाकी वैक्सीन्स बनाई हैं, आपको उन सब के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा और उनकी स्टोरीज पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने रिसर्च की थी एंड दे concluded to this point, because that is not easy. So I hope with this part I have given you a lot of homework, lot of research, lot of excitement in yourselves to explore about these diseases, their symptoms, and the people who have worked in bringing the good side, the end to such deadly microbes. So let's meet in the last part of this chapter.